हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिक्स के पार्ट सेकेंड देखेंगे। तो हम लोग कल जहाँ तक ख़त्म किए थे उसी से आगे हम देखेंगे। ठीक, तो हमने कल क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स, फिर उसके बाद में उसका डेफिनीशन, और डेफिनीशन के बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम क्या करेंगे? जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, कुछ होता है पार्टिकुलर फॉर्म, मतलब एक निश्चित, बताइए कितने सारे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। मैट्रिक्स के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कई सारे की जगह पे हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म की मैट्रिक्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसके अंदर सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो उसको समझने से पहले कुछ आपको नोटेशन समझना पड़ेगा। ठीक, उस नोटेशन की हम बात करते हैं, उस नोटेशन को समझ लीजिए पहले। देखिए, जैसे हम बात करें तो हमने एक मैट्रिक्स लिखा ए, और यहाँ पे हमने लिखा A11। इसका मतलब समझिए। ठीक, कि जैसे अभी तक मैट्रिक्स के अंदर यानी बड़े ब्रैकेट के भीतर 2 आता था, 3 आता था, ये सभी। देखिए इसमें कै रो है? एक रो एक कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? रो क्रॉस कॉलम यानी 1 क्रॉस 1। तो अभी तक हम 2 देखते थे, 3 देखते थे, यहाँ पर ए भी रहता तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में 1 1 लिखा है। तो इस 1 1 का मतलब समझिए कि ये जो पहला वाला है ये रो को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, और दूसरा वाला जो है वो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, कि ये बता रहा है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, ये एलिमेंट तो है लेकिन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, 1 फर्स्ट रो, 1 फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, अब आगे देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल हमने माना बी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं A11, A12, A21, A22। देखिए अब यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ 1 1 यानी 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 21, यहाँ पे 22, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 1 का मतलब समझिए, ये तो बता चुके हैं। यहाँ देखिए ये फर्स्ट रो, ये पहला एक जो है वो रो को बता रहा है। देखिए ये पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक, ये A12 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एलिमेंट फर्स्ट रो और दूसरे कॉलम में है, पहले रो और दूसरे कॉलम में। देखिए पहले रो दूसरे कॉलम में। ठीक, ये पहले रो और दूसरे कॉलम में है। अब देखिए A21 क्या इंडिकेट कर रहा है? दूसरा रो, ये दूसरा रो है और पहला कॉलम। ठीक, यानी ये एलिमेंट A21 दूसरे रो और पहले कॉलम में है, और ये A22 कहाँ है? ये दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है। ठीक, तो ये चीज समझिएगा। तीसरा एग्जांपल मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 रो है और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लिख देंगे। ठीक, अब एक तीसरा मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला रो पहला कॉलम। ठीक, ए पहला रो पहला कॉलम। तो इसको लिखने के लिए A12, आगे फिर 3 तक बढ़ाएंगे, A13। अगर आगे और लिखना होता तो 4 तक भी जाते। ठीक, इसका पहला ये एक फिक्स करके बाद वाले को बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम 2 से, क्योंकि दूसरा रो लिख रहे हैं। ठीक, तो A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक, फिर उसके बाद A31 तीसरा रो पहला कॉलम, A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, A33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक, तो हम सभी के बारे में थोड़ा बहुत देख चुके हैं। अब आगे देखिए इसमें कि इसका कितने रो है? इसमें 1 2 3, कितने कॉलम है? 1 2 3, तो यानी इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 3। इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे? 3 3 का 9। इसमें कितने होंगे? 4। ठीक, तो ये सभी आप लोग थोड़ा बहुत इसका मतलब समझ चुके हैं। जैसे मान लेते हैं A45 का मतलब क्या है? कि जो एलिमेंट है वो 4th रो और 5th कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, जैसे A26 दे दिया तो सेकेंड रो और 6 कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, तो पहला वाला रो रहेगा और फिर बाद वाला क्या रहेगा? कॉलम रहेगा। ठीक, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें m रो है। ठीक, कितने रो हैं? m रो, और उसमें n कॉलम है, मतलब 36 पंक्तियों की संख्या, जैसे 1 2 3 ऐसे m रो, और कॉलम n है, 1
2 3 ऐसे डैश 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 n कॉलम, ठीक, ये तो ठीक है। लेकिन हम ये मानेंगे कि उसके बीच में, जैसे हम 1 से m के बीच में जाएं तो हमको एक रो मिलेगा जिसको हम ith रो कहेंगे, ठीक, जिसको हम ith रो कहेंगे। तो ये चीज आप समझिएगा। अब जैसे हम जा रहे हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यहाँ n कॉलम, तो बीच में कहीं पे हमको jth कॉलम मिलेगा, ठीक, jth कॉलम हम ये मान लेते हैं। तो हमने क्या माना कि हमको क्या मिलेगा बीच में कहीं jth कॉलम, ठीक, ये चीज, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मैट्रिक्स को मान लेते हैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किए, एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, और यहाँ पे हम लिख देंगे AIJ, ठीक, ये इतना। तो इसका मतलब समझिएगा, इसमें ith रो, ठीक, ith रो या i रो है इसमें, और jth कॉलम, ठीक, ये कौन किसका एलिमेंट है, ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक। तो ये चीज समझिएगा। अब आगे देखिए, तो हमने क्या माना कि लेट माना नंबर ऑफ रोज, कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या कितनी है m, यानी m 36 पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद n जो है वो स्तंभ है, n जो है ऐसे स्तंभ है। तो अगर हमने बना लिया ऐसे, तो देखिए ये क्या है, ये पहला रो और पहला कॉलम, रो तो देखिए 36 अभी पहले पंक्ति में ही तो है, तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे पहला रो चौथा कॉलम मिलेगा, डैश 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 करके मान लेते हैं हमको मिला पहला रो jth कॉलम, अंतिम में पहुंच गए पहला रो nth कॉलम मिल गया। फिर उसके बाद आगे नीचे चले आए, दूसरे रो में दूसरे पंक्ति में चले आए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे डैश 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 करके दूसरा रो jth कॉलम हो गया, फिर डैश 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 दूसरा रो nth कॉलम हो गया, ठीक। फिर उसके बाद डैश 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 करते हुए आए, तो मान लेते हैं अब हमको ith रो मिला, क्योंकि आपको बताया गया था 1 और m के बीच में एक ith रो की कल्पना करेंगे हम। तो मान लेते हैं यहाँ पे ith रो पहला कॉलम, देखिए पहला कॉलम ही तो है ना, ith रो दूसरा कॉलम, ith रो तीसरा कॉलम, अब ith रो और ये कौन सा कॉलम है, ये jth कॉलम है, फिर ith रो और n वाला कॉलम है nवां कॉलम, ठीक, ऐसे डैश 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 हम मान लेते हैं mवें रो पे पहुंच गए। तो क्या हुआ, mth रो पहला कॉलम, mth रो दूसरा कॉलम, mth रो तीसरा कॉलम, mth रो jth कॉलम, ऐसे डैश डैश करके mth रो n कॉलम। तो इस मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक, जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसमें कितने रो हैं, कितनी 36 पंक्तियां हैं, m यानी m रो हैं, और कितने स्तंभ हैं, n कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा n क्रॉस n। और इसमें कितने एलिमेंट होंगे, mn, दोनों का गुणा करके बताएंगे। यदि किसी मैट्रिक्स में m अवयव और दूसरे मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n स्तंभ है, n कॉलम है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो m × n। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, A एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे देखिए A हमने लिखा है IJ, देखिए हमने क्या है, हम इतने सारे को बड़ा बड़ा तो हर समय नहीं दिखा सकते, तो हम एक छोटा तरीका ढूंढेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे माना A, नहीं हमको इतना बड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, और यहाँ लिख दिया I और J। अब इसमें कितने रो थे, m रो थे, कितने कॉलम थे, n कॉलम थे। अब समस्या ये है IJ क्या रखें, सोचिए ध्यान से, अगर I एक रख दे, J एक रख दे, तो क्या A11 मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर I एक रख दे, J 2 रख दे, तो क्या हमको A12 मिल जाएगा। अगर I m रख दे और J क्या करें, J n रख दे, तो ये हमको मिल जाएगा। मतलब I और J की वैल्यू रख करके हम पूरी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। तो I की वैल्यू कहां से कहां तक होगा, I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू m, मतलब I के वैल्यू जो होगा 1 से m तक के बीच में होगा, ठीक। और J का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू m, ठीक। तो ये था जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। तो नोट में आप ध्यान क्या रखेंगे कि यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m × n, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा उस मैट्रिक्स में m × n। अब देखिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
यानी मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक, मैट्रिक्स के प्रकार। पहला इसमें टाइप्स है रो मैट्रिक्स। पहला रो मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। तो देखिए पंक्ति आव्यूह क्या होता है। ठीक, तो देखिए जैसा नाम वैसा काम। ठीक, यानी पंक्ति कहा है तो इसमें केवल पंक्ति होगा। ठीक, देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है। ठीक, देखिए डिफिनीशन में बता दीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो होता है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए बताइए 1 2 3। अब आपको मैट्रिक्स लिखते समय बड़ा ब्रैकेट और बीच में थोड़ा बहुत स्पेस और कामा का योग नहीं करेंगे। ठीक, तो बताइए इसमें रो कितने हैं, एक ही रो है। ठीक, एक ही रो है, तो यहाँ पे रो जो है वो एक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉलम कितने हैं, कॉलम एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। ठीक, तो हमें कॉलम से मतलब नहीं है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक, n नंबर ऑफ कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन रो में केवल एक होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक, हमने कॉलम के बारे में तो कुछ नहीं कहा, कॉलम कई सारे हो सकते हैं। ठीक, कॉलम से मतलब है, जैसे देखिए क्या बताइए, ये क्या ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसमें कितने रो है बताइए, एक रो है। ठीक, एक रो केवल है और यहाँ पे एक कॉलम है, तो हमें कॉलम से मतलब नहीं है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, बस पंक्ति एक होना चाहिए। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और बात करते मान लेते हैं, जैसे 2 4 9 6, ये इसमें ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसमें कितने रो है, एक ही रो है। ठीक, अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 4 2 6 7। बताइए ये रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कितने रो है, एक रो दो, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बताइए अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ठीक, सबके ऑर्डर, तो बताइए इसमें कितने रो हैं, एक रो, कितने कॉलम है, 1 2 3। तो ऑर्डर आपको बताया गया था रो क्रॉस कॉलम। ठीक, तो रो 1 है, कॉलम 3 है, तो 1 into 3। फिर इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक रो एक कॉलम, तो इसका ऑर्डर 1 into 1 हो जाएगा। इसमें कितने रो हैं, एक रो, कितने कॉलम, 4 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 1 into 4 हो जाएगा। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने रो हैं, दो, कॉलम कितने हैं, 2, तो 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो आप सबको लिंक करते हुए चलिए, जोड़ते हुए चलिए, जैसे एक चीज अगर आया तो हम पीछे वाला भी चीज ध्यान रखेंगे। ठीक, कि होता क्या है। तो हमने समझ लिया कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। अब आगे हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। ठीक, दूसरा जो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, अब यहाँ पे भी जैसा उसमें था वैसे इसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ होगा। ठीक, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक, इसमें केवल एक स्तंभ रहेगा और रो कितने भी हो सकते हैं, यम रो भी हो सकता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ए मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है और बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ए ई आई, ए ई आई ओ यू मान लेते हैं। ये देखिए बताइए इसमें कितने स्तंभ, कितने कॉलम, तो इसमें केवल एक ही कॉलम है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए रो कितना है, तो 1 2 3 4 5।
अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो रो क्रॉस कॉलम, यानी 5 रो है 1 कॉलम, 5 क्रॉस 1। ठीक, अब जैसे देखिए, बताइए ये 1, ठीक, बताइए कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो आप देखिए इसमें कितने कॉलम है, इसमें केवल एक ही कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्तंभाव्य हो जाएगा। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं A11 A12 A13 डैश 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 A1M। बताइए इसमें कितने रो हैं? तो आप बताएंगे m रो है, कितने स्तंभ है, कॉलम 1। ठीक, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। तो अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो कितने रो है, m रो है, कितने कॉलम है, 1 कॉलम, तो m क्रॉस 1। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब कॉलम मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। ठीक, स्तंभाव्य, तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं, जैसे देखिए 2 3 4 6 2 8। ये बताइए स्तंभ आव्यूह है? नहीं है, क्योंकि इसमें कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं, इसीलिए स्तंभ आव्यूह नहीं है। ठीक, तो स्तंभ आव्यूह होने के लिए क्या होना चाहिए, केवल एक स्तंभ होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स या यूनिटेरी मैट्रिक्स। पहले इसको देख लेते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं एकल आव्यूह, एकल आव्यूह। ठीक, अब देखिए एकल आव्यूह क्या होता है। ठीक, तो ये जैसे आप लोग 11th में एकल समुच्चय पढ़े थे, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक अवयव होता है, उसे हम एकल आव्यूह कहते हैं। ठीक, एकल आव्यूह कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल की बात करें, जैसे 2, ये क्या है, इसमें केवल एक अवयव है, तो ये एकल आव्यूह हो जाएगा। B 225, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये एकल आव्यूह हो जाएगा। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, एकल आव्यूह का मतलब क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव होता है उसको हम क्या कहेंगे, एकल आव्यूह कहेंगे। जैसे अगर 0 भी आ गया तो 0 भी एकल आव्यूह हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 0 भी तो एक एलिमेंट है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब एकल आव्यूह हो गया। अब आप ये बताइए, क्या एकल आव्यूह रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि इसमें एक रो है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। तो मतलब ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो रो और कॉलम दोनों होता है? तो आप बता दीजिएगा, एकल मैट्रिक्स। ठीक, एकल आव्यूह, एकल आव्यूह ही एक ऐसा आव्यूह है जिसमें रो और कॉलम, जो रो और कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह। ठीक, तो ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसको रिक्त आव्यूह कहते हैं। ठीक, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसको रिक्त आव्यूह कहते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे a बराबर मान ले, अब रिक्त आव्यूह को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? तो o से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रिक्त आव्यूह को 0 से प्रदर्शित किया जाएगा। तो मैं बता दूं उसमें कि आव्यूह कभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता। ठीक, यानी जो मैट्रिक्स कभी संख्यात्मक मान नहीं देगा, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे आव्यूह को आप जो नल मैट्रिक्स है उसको आप O से प्रदर्शित करिएगा। ठीक, तो O से हम रिप्रेजेंट करेंगे और सारे अवयव शून्य होंगे। ठीक, जैसे O बराबर, O बराबर एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 0 0 0 0। बताइए, ये एक नल मैट्रिक्स है। ऑर्डर लिखना है 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2। एक और क्या करते हैं, नल मैट्रिक्स लिख रहे हैं
0 0 0 0 0 0। बताइए इसका ऑर्डर कितना है? एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, 3 क्रॉस 2। अगला एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये भी क्या है? नल मैट्रिक्स है। तो एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। ठीक, इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये था नल मैट्रिक्स, ठीक, नल मैट्रिक्स हो गया। अब आगे इसमें देखते हैं, अब देखिए जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मैट्रिक्स का यूज क्या है, ठीक, कि जैसे मैट्रिक्स के बहुत सारे यूज हैं, ठीक। और जैसे मैट्रिक्स जो है वो डेली लाइफ में जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर मान लेते हैं कई सारे रैखिक समीकरण आपको दे दिए जाए और उनको हल करने के लिए कह दिया जाए, तो वैसे तो आप लोग 10th क्लास में बहुत सारी विधियां पढ़ रखे हैं, ठीक। लेकिन अब मान लेते हैं 4 इक्वेशन दे दिया जाए, 5 इक्वेशन दे दिया जाए, 3 वेरिएबल पे दे दिया जाए, 4 वेरिएबल पे दे दिया जाए, तो बताइए उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करना थोड़ा बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, उसको मैट्रिक्स विधि से सॉल्व करेंगे, उसको हम मैट्रिक्स विधि से हल करेंगे, ठीक। तो मैट्रिक्स जैसे मान लेते हैं कई सारे इक्वेशन, जैसे ये दे दिया कि चलो x + 2y + 3z + 5 = 0, या एक और इक्वेशन बता दिया x + 8y + 9z + 6 = 0, या x + 2y + 4z = 5। ऐसे मान लेते 2-3 इक्वेशन और बना दिया, w भी दे दिया, t भी दे दिया, 4-4 5-5 वेरिएबल दे दिया, कहा हल करो, सबके वैल्यू निकालो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैट्रिक्स जानना आवश्यक है, ठीक। मैट्रिक्स क्या होता है, इन सभी को आसानी से सॉल्व कर देगा। दूसरा चीज मैट्रिक्स का यूज है जैसे कॉमर्स में भी बहुत ज्यादा होता है, बीकॉम में भी ज्यादा होगा, फिर उसके बाद फिजिक्स में भी होता है मैट्रिक्स का यूज, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग पर्पज में भी क्या करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स से बहुत सारे यूज हैं। जैसे मान लेते हैं आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आगे क्या करेंगे, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट से बना करके निकालेंगे। अगर जैसे क्वाड्रिलेटरल है, उसके वर्टेक्स को अगर क्या है, सब चीज मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है, हर एक चीज को अरेंज किया जा सकता है, ठीक, प्रत्येक चीज को अरेंज किया जा सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मैट्रिक्स का यूज नहीं है, मैट्रिक्स के कई सारे यूज है, हर एक चीज अरेंजमेंट है, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हम कहाँ थे, हम यहीं पर थे, ठीक, कि हम क्या देखने वाले थे, हाँ मैट्रिक्स हो गया था नल मैट्रिक्स, ठीक। तो नल मैट्रिक्स के बाद आगे बात करते हैं पांचवा चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग आकृति, वर्ग आकृति। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आकृति। अब देखिए वर्ग क्या होता है, ठीक, वर्ग आव्यूह क्या होगा। तो वर्ग आव्यूह में आप बता दीजिएगा ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसके रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है, ठीक। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक। तो आपको जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी उससे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 क्रॉस 1 मतलब रो 1 कॉलम भी 1, 2 क्रॉस 2 मतलब रो 2 कॉलम भी 2, 3 क्रॉस 3 मतलब रो 3 और कॉलम भी 3, 4 क्रॉस 4 4 रो और 4 कॉलम, 5 क्रॉस 5 मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, यम क्रॉस यम होना चाहिए, ठीक, यम क्रॉस यम होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। तो आप समझ गए होंगे ठीक कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। जैसे मान लेते हैं देखिए कि पहला चीज अगर हम बात करें वर्ग आव्यूह में, तो आपको बताया गया ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखिए जैसे वर्ग, इसमें ए बराबर मान लेते हैं कि एग्जांपल, इसमें कितने रो हैं, एक रो, कितने कॉलम हैं, एक, तो 1 क्रॉस 1
ठीक। देखिए यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो ये वर्गाकार है, ठीक। दूसरा एग्जांपल बी बराबर मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या है 2 क्रॉस 2 की बनाएंगे, मतलब 2 रो और 2 कॉलम बनेगा। तो 2 3 4 5, बताइए इसमें कितने रो हैं? यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक। 2 रो और 2 कॉलम, ठीक। अब हम एक जनरल वाला लिखते हैं, ठीक, जनरल। ये इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसी सभी को क्या बताया गया था, इसको हम लिख सकते हैं A11, ठीक। ये क्या था, ये A11, ये A12 था, ये A21 और ये A22 था, ठीक। ये इतना। तो देखिए इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। अब तीसरा बनाते हैं, ठीक। तो ये तीसरा मान लेते हैं एक C से सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, A11, A12, A13, ठीक। फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गया, ठीक। बताइए कितने रो हैं इसमें, 1 2 3, कितने कॉलम हैं, 1 2 3। तो रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3। ऐसे 4 क्रॉस 4 का आप लिख सकते हैं। बस क्या बढ़ाएंगे आगे, A14, A24, A34, बस यहाँ से A41 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे, ठीक, कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो अभी तक हमने देखा जैसे ऑर्डर जो था वो 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 6, कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में दोनों बराबर होता है, ठीक। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स M है जिसमें M रो है और N कॉलम है तो M क्रॉस N होता है। लेकिन जब M और N दोनों बराबर है तो हम M क्रॉस M कह सकते हैं या N क्रॉस N कह सकते हैं। तो 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 को हम ऐसे ना कह के ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आप भी हुआ, ये 2 ऑर्डर का आप भी हुआ, ठीक। बस केवल एक ही बार बोलते हैं, ये क्या है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर मान लेते हैं ऐसे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस m है तो उसको हम m ऑर्डर की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक। m ऑर्डर की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स A है, ठीक, उसको हम छोटे रूप में लिखना चाहें तो उसका जनरल एलिमेंट A है, तो यहाँ पे ith रो और jth कॉलम है यहाँ पर, ठीक। तो इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस m हो जाएगा, ठीक। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m बराबर क्या होगा, n होगा, ठीक। m बराबर n होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो ये हो गया कि हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ठीक। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। अब देखिए वर्गाकार के बाद डायगोनल एलिमेंट, देखिए डायगोनल एलिमेंट हम कहेंगे जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, फिर A32, फिर A33। मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक। ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, ठीक, तो देखिए यही है डायगोनल एलिमेंट, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, ठीक, डायगोनल के एलिमेंट, तो आप बताइएगा कि जो डायगोनल के एलिमेंट होगा वो A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा, ठीक। ये ऐसे मान लेते हैं अगर 4 ऑर्डर के हैं तो A44 होगा, A55 होगा। ऐसे अगर मान लेते हैं m ऑर्डर के हैं तो AMM होगा, ठीक। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल के एलिमेंट कहते हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दी गई है तो अब यहाँ A12 नहीं होगा, A31, A13 नहीं होगा, ये चीज, ठीक।
अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक डायगोनल ऐसे बना तो एक डायगोनल ऐसे भी बन सकता है, ठीक ऐसे, तो ये वाला डायगोनल नहीं बनना चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट हम उसे ही कहेंगे जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे 1 1, यहाँ 2 2, यहाँ 3 3, 4 4, तो उसको हम डायगोनल के एलिमेंट कहेंगे, ठीक। उसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण के अवयव कहेंगे, ठीक। मेन तो ये जो यहाँ से अब आगे देखिए, तो इन सभी को मिलाने वाली रेखा, ठीक, इन सभी को एलिमेंट को, जैसे इसको 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 आगे जो भी होगा इन सभी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल अथवा लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल अथवा लीडिंग डायगोनल कहते हैं, ठीक। हिंदी में इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं, ठीक। हिंदी में इसको मुख्य विकर्ण नाम दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज आपको इतना ध्यान रखना है। तो डायगोनल आपको पता चल गया, A11, A12, A33, A22, A33, ये सभी क्या है, डायगोनल के एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। डायगोनल, यहाँ डायगोनल लिख सकते हैं और यहाँ पे A11, ठीक, फिर A22, फिर A33, ऐसे डैश 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 AMM, ठीक। तो ये सभी मैट्रिक्स में ये सभी एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं और इन सभी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य विकर्ण नाम देते हैं, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण कहते हैं, ठीक। विकर्ण भी है बहुत है, लेकिन हमें मुख्य विकर्ण से काम है, ठीक। तो आपने डायगोनल एलिमेंट जाना कि डायगोनल के एलिमेंट कौन होंगे। अब हम कुछ बात करते हैं, ठीक, कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए या डायगोनल के एलिमेंट के बारे में आपने देखा। फिर आगे हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ठीक। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप यहां पे बता दीजिएगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट of sum of all element of diagonal of a square matrix, sum of all element of diagonal of square matrix is called ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए मतलब कि जो डायगोनल है, ठीक, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उन सभी को जोड़ डालिए, ठीक। डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उन सभी को जोड़ डालिए तो उन सभी का योगफल क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा, ठीक। आव्यूह का ट्रेस कहलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आव्यूह का ट्रेस क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। यानी वर्ग आव्यूह के जितने विकर्ण वाले अवयव होंगे उन सभी को जोड़ दीजिए, उन सभी का योगफल ही ट्रेस आव्यूह कहलाएगा, ठीक। देखिए जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक, मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है और जिसका छोटा सा, देखिए समझिए कि यहाँ पे ए आई जे छोटा करने के लिए हम ये दिखाएंगे कि ith रो और jth कॉलम है, ठीक। ये ith रो और jth वाला एलिमेंट है और इसमें कितने रो हैं, m रो हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m कॉलम भी होगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेस को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, किसी ए के मैट्रिक्स के ट्रेस को हम ट्रेस ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, टी आर फिर यहाँ पे ए लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सम लिया जाएगा, ठीक, सम। तो यहाँ पे A11 प्लस A22 यही तो थे डायगोनल के एलिमेंट, यही तो थे, ठीक। तो इन सभी को जोड़ना है, प्लस A33 प्लस डैश 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 प्लस AMM, ठीक। ये हो गया। आप इसको चाहें तो क्या करते हैं, और छोटा कर सकते हैं, तो हम क्या करें, सिग्मा, ठीक, सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर के m तक, फिर यहाँ पे A I I इसको इस तरीके से कर सकते हैं,
ट्रेस ऑफ ए, ठीक, ट्रेस ऑफ ए आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ट्रेस ऑफ ए निकालना है तो आई की वैल्यू रखेंगे तो a11 मिल जाएगा, ठीक, प्लस आई इक्वल टू 2 रखेंगे तो a22 मिल जाएगा, प्लस आई इक्वल टू 3 रखेंगे तो a33 मिल जाएगा, प्लस डैश 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 आई इक्वल टू m रखेंगे तो am मिल जाएगा, ठीक। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पे आप चाहे डायगोनल लिख सकते हैं या प्रिंसिपल भी दिखा सकते हैं कि विकर्ण जो होना चाहिए, ठीक, वो मुख्य विकर्ण होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक, ये इतना। तो आप समझ गए होंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, बस सभी डायगोनल को जोड़ दीजिए, ठीक, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उन सभी को जोड़ दीजिए तो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रेस निकल जाएगा, ठीक। फिर आगे हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक, कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यानी इसको हिंदी में कहेंगे विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, ठीक। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या, तो आप बताइएगा यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे एलिमेंट शून्य हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ध्यान से समझिएगा कि विकर्ण आव्यूह में केवल डायगोनल के मतलब a11, a22, a33 बस यही वाले एलिमेंट केवल बचेंगे, बाकी सारे एलिमेंट शून्य होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डायगोनल एलिमेंट, नाम से कंफर्म है, डायगोनल वाला बचेगा बाकी सब शून्य, ठीक, डायगोनल वाला बचेगा बाकी सब शून्य हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल देखिए, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपको लेना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं। या तो डायगोनल मैट्रिक्स 2x2 का होना चाहिए, 3x3 का होना चाहिए, 4x4 का होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट ही होते हैं, बाकी सब एलिमेंट शून्य होते हैं, उसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे अब इसमें 3x3 के बना रहे हैं, ठीक, जैसे इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक। तो इसमें जैसे 2 0 0, फिर उसके बाद में यहाँ पे 0 3 0, फिर उसके बाद में 0 0 3 या 4 मान लेते हैं, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है, ये a11 था, a22 था, a33 था, तो डायगोनल के एलिमेंट ही केवल 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे, ठीक। अब एक चीज और, पहला चीज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, विकर्ण आव्यूह में, ठीक, ये इनमें से कोई भी एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, इन तीनों में से कोई भी एक 0 नहीं होना चाहिए, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो नो, कोई भी एलिमेंट जो है डायगोनल मैट्रिक्स का 0 यहाँ पर डायगोनल वाला होना नहीं चाहिए, ठीक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स, इन डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह, ठीक, नंबर ऑफ 0 इन डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ 0 क्या होगा, तो n² - n, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ 0 निकालना है इन डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, n² - n = 0, ठीक। और n क्या है, n मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो m और n बराबर होगा, तो n क्या है, इसमें n जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3, ठीक। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, या कह लिख दीजिए कि n जो है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, चलिए 0 निकालते हैं, तो n की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर -3
यानी 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 मिल जाएगा। अब बताइए, देखिए क्या इसमें 6 जीरो है? ठीक, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ठीक 6 जीरो है। तो यहाँ पे अगर चाहे जितने क्या है, चाहे जितना ऑर्डर दे दिया जाए उसका हम क्या कर सकते हैं, जीरो निकाल सकते हैं। ठीक, कितने जीरो है उसमें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है डायगोनल मैट्रिक्स में, विकर्ण आव्यूह में। अब आगे इसमें बात करते हैं विकर्ण आव्यूह में ही। हमने देखा कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। अब आगे बात करते हैं इसमें विकर्ण आव्यूह में। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल वाला बचेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा, जैसे मान लेते हैं ए बराबर मान लेते हैं। ठीक, अब इसको छोटे रूप में हम देखते हैं। कोई जनरल एलिमेंट आई और जे, मतलब आई रो जेथ कॉलम, और इसमें कितने एम रो होगा और एम कॉलम होगा। ठीक, क्योंकि क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, अगर आप यहाँ से ये चीज निकालना चाहें, देखिए कि ए आई जे यहाँ से दो भागों में टूट जाएगा। देखिए कौन कौन से दो भाग होंगे, ए आई जे की वैल्यू आएगी जीरो जब आई जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा जे। तो ये मेन चीज आप याद रखिएगा। ठीक, मेन चीज कि ए आई जे की वैल्यू आएगी जीरो कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे। ये चीज कैसे, देखिए समझिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या था डायगोनल मैट्रिक्स के लिए 2 0 0 लिखा गया था, फिर 0 3 फिर 0, फिर यहाँ पे क्या था 0 0 4। ठीक, इतना यहाँ पर था। तो बताइए ये क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम। तो A12 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे क्या है A13 बराबर 0। बताइए ये आई है ये जे है, तो क्या एक और दो बराबर है, नहीं। ये आई है ये जे है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। यहाँ देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, तीसरा रो दूसरा कॉलम H2, तो क्या 3 और 2 बराबर हैं, नहीं। तो इसका मतलब जब आई और जे बराबर, यहाँ ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे तब इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको क्या अप्लाई करना है। तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।